जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि एस्टर में खाली स्थान गंध होती है। तो एस्टर में किस प्रकार का गंध होता है? तो आपको बता दूं कि एस्टर में ऑप्शन नंबर डी फल जैसी गंध होती है। तो देख सकते हैं कि एस्टर में फलों जैसी गंध होती है। और एस्टर किस प्रकार बनता है? तो एस्टर कार्बन यौगिक होते हैं जो अल्कोहल और कार्बोजेलिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया से बनते हैं। तो एस्टर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए और कार्बोजेलिक एसिड होना चाहिए, उसके बीच प्रतिक्रिया होगी तब जाके यहाँ पर एस्टर बनेगा। पानी में एस्टर घुलते नहीं हैं और पानी में ये तैरने लगते हैं। एस्टर की गंध पानी में सबसे अधिक होती है। एस्टर का इस्तेमाल किस में होता है? तो एस्टर का इस्तेमाल इत्र बनाने में होता है, जो परफ्यूम होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, या फिर एवोगाड्रो नंबर, या फिर गोस नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर ए। तो देख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु का ज़्यादातर द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है, यानी कि परमाणु का जो ज़्यादातर द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच। तो देख सकते हैं कि खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ नेगेटिव। तो देख सकते हैं कि ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। और ओ नेगेटिव रक्त में ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं और इसमें कोई RH फैक्टर भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि सभी रक्त प्रकारों के साथ संगत है और ट्रांसफ्यूज होने पर प्रतिक्रिया होने की संभावना सबसे अधिक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। तो देख सकते हैं कि वायवीय श्वसन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मौजूदगी, यानी कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना बेहद ही जरूरी है। तो वायवीय श्वसन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन से ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ज़्यादातर पौधों में होती है, जानवरों में होती है, मनुष्यों में होती है और पक्षियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला और पतला होने लगता है और अदृश्य भी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा की क्षयन अवस्था, यानी कि चंद्रमा घटता चला जाता है और फिर लास्ट में दिखता ही नहीं है। तो देख सकते हैं कि पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जब चंद्रमा पतला और पतला होता जाता है और अदृश्य हो जाता है तो चंद्रमा का घटाव कला या फिर चंद्रमा की क्षयन अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1990 में किस खेल को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो 1990 में पहली बार एशियाई खेलों में से किसको शामिल किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी को। तो देख सकते हैं कि साल 1990 में कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। यह खेल बीजिंग चीन में आयोजित हुए 11वें एशियाई खेलों में से शामिल किया गया था। इससे पहले साल 1951 में पहली बार एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में खेला गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है?
तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अभी भी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में। तो देख सकते हैं कि वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में है। यानी कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। इसके अलावा दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जहां पर पंचायती राज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है? तो कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जो कि अघुलनशील लवण उत्पन्न करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देख सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में अघुलनशील लवणों का निर्माण होता है और वे एक प्रकार की दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका सही उत्तर अवक्षेपण अभिक्रिया है जो अघुलनशील लवण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। तो देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं तो उन्हें श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।